देखिए बेटा, कल आप लोगों को कौन सा टॉपिक कराया था? मेथड ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज लास्ट टॉपिक है। कल डेमो दूंगा मैं आपको मैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पार्ट ज्यादा है इसलिए उसके डेमो ज्यादा होते हैं। उसके बाद दूंगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बाद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लेंस, मिरर, ठीक है। होली से पहले खत्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर रेगुलर बैच आपके 1 या 2 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। बैचेस का टाइम 5 to 6 रहेगा फिजिक्स का, और 7 to 8 रहेगा। जिसको जो टाइम सूट करे वो उस बैच में आ सकता है, ठीक है। फिलहाल टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लेंथी टॉपिक है। इसके बारे में आपको बहुत कम मालूम। कितना मालूम है पहले मैं वो बता दूं। आप सबको एक चीज मालूम है, V इक्वल आई आर। इस आर को कहते हैं रेजिस्टेंस। मोस्टली लोगों को इतना ही मालूम होता है। ज्यादा से ज्यादा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हमारे किसी काम का नहीं है। फिलहाल फिलहाल हमें डीप नॉलेज चाहिए है किसकी? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये बताइए, कंडक्टर और इंसुलेटर में किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब मेटल्स। जितनी भी मेटल्स हैं, जैसे हमने एक मेटल ली कॉपर, सभी मेटल्स में मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम बात कर लें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या। मेटल किससे मिलकर बनी होगी? एटम से। एटम का स्ट्रक्चर सबको मालूम है। सेंटर में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां होता है? सेंटर। ऑर्बिट्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। सेकंड में 8। थर्ड में 8 होते हैं, कोई फिक्स नहीं है, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा, और जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लगेगा। क्यों? फोर्स का फॉर्मूला था 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उतना फोर्स कम होता जाएगा। तो इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स सबसे कम लगेगा, ठीक। मेटल को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखें, कितना होता है रूम टेम्परेचर बेटा? लगभग 32। इंडिया में एवरेज रूम टेम्परेचर कितना माना गया है? 32। बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? यूरोप के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी हीट एनर्जी मिल जाती है कि इजिली अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं।
ठीक, मेटल है, रूम टेम्परेचर पे गर्म होगी तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से कौन बाहर आएंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आके मेटल से बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि मेटल से बाहर जाए, बट ये मेटल में ही रेंडमली मूव करते रहेंगे। तो इतना आपकी समझ में आया कि कोई भी मेटल हो उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल का टेम्परेचर हाई होता है, इस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाती है? हीट एनर्जी। तो वो इजीली अपनी ऑर्बिट से कहां आ जाते हैं? बाहर। ठीक, और मेटल में रैंडमली मूव करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है? चार्ज। कैसा चार्ज है? कितना चार्ज है? इसका मतलब इस मेटल में कौन घूम रहा है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। करंट की डेफिनेशन क्या थी? Q by T। Rate of flow of charge is called current। 10th class। Rate of flow of charge is called current। चार्ज फ्लो हो रहा है तो इस मेटल में भी क्या आना चाहिए? करंट। क्या इस मेटल में अभी करंट आ रहा होगा? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस का मोशन कैसा है? रैंडम। सही डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। तो फिलहाल ये चार्ज कैसा मूव नहीं हो रहा है? पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है? आई रिपीट, मेटल में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल से बाहर क्यों नहीं आ जा रहे? क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है कि मेटल से बाहर आ पाए। क्या कर रहे हैं ये? रैंडमली मूव। इसलिए क्या फ्लो नहीं हो रहा? करंट। चार्ज तो फ्लो हो रहा है बट क्या फ्लो नहीं हो रहा? कब तक नहीं होगा? जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना करे। ठीक है, अब हमने इस मेटल को कनेक्ट किया वायर से। वायर से कनेक्ट करने के बाद ये लगाया एक सेल। सेल और बैटरी में क्या अंतर है? सेल कभी कहते बैटरी, सेल और बैटरी में अंतर क्या है? बिल्कुल सही। एक सेल लगा होगा तो उसे सेल कहेंगे, और जहां कंबाइंड सेल लग जाएंगे, मोर देन वन सेल, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बैटरी। उसका वोल्टेज हाई होता है। तो फिलहाल हमने सेल लगाया। सेल का क्या काम है? जो पॉजिटिव एंड है वहां हाई वोल्टेज स्टैब्लिश होगा, और जो नेगेटिव एंड है वहां लो वोल्टेज स्टैब्लिश होगा। इसका मतलब इस मेटल के दोनों एंड्स पर वोल्टेज का डिफरेंस स्टैब्लिश हो गया, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी के लगाने से क्या स्टैब्लिश हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इतना क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस जब स्टैब्लिश होता है तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से कहां भागेंगे? हाई पोटेंशियल। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, अब इन सब का मोशन कहां हो जाएगा? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये आपको 10th क्लास में भी बताया गया था।
कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां भागते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अगर आपको याद नहीं है तो जब चैप्टर पूरा आएगा तो डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल भागे। फिलहाल आप याद कर लो कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, ठीक, नाउ द चार्ज इज फ्लोइंग in a particular direction which is called current। तो कुल मिला के इस मेटल में अब क्या फ्लो हो रहा है, करंट। यहां तक क्लियर है? डिटेल में मैंने कहा बताऊंगा। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्या फ्लो होने लगा, करंट। ये एक अलग चीज थी। हमारा टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है उसे गौर से समझ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी? क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी? तो आंसर है नहीं। इलेक्ट्रॉन कहां से निकले थे, आउटर मोस्ट शेल से। क्यों निकले थे, हीट एनर्जी को एक्सेप्ट करके। कभी टेम्परेचर ज्यादा होता है, कभी टेम्परेचर कम होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सबकी एनर्जी अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक। सबकी एनर्जी अलग अलग है, तो ये सब क्या सेम स्पीड से भाग रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, सबकी वेलोसिटीज डिफरेंट हो। इस समय इनकी वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है उस एवरेज को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे निकलेगी ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn अपॉन n। पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दूसरे की, तीसरे की, सबका क्या निकाल दिया हमने, एवरेज। तो इस समय जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे उनकी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां तक कोई डाउट? तो याद रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, these all are of different velocity। अब सोच के बताइए, ये तेज भाग रहा है, ये स्लो, क्या होगा, कोलिजन होगा, टकराएंगे, कोलिजन होगा। जब ये कोलाइड करेंगे तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा या ज्यादा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो, जितना तेज फ्लो करेंगे, समझना बात को, चार्ज पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जितना तेज मूव करेंगे, उतना ज्यादा क्या आएगा, जब ये टकराएंगे तो क्या होगा, स्लो हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, ठीक। तो ड्यू टू देयर कोलिजन करंट के रास्ते में ऑब्स्टिकल आ गई, रुकावट आ गई। दैट ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड, आपने हमेशा नाम सुना होगा रेजिस्टेंस, मींस ऑब्स्टिकल, रुकावट। आई कहां से, तो क्यों आई रुकावट, कोलिजन से। क्यों कोलाइड हुए, डिफरेंट वेलोसिटीज हैं।
डिफरेंट वेलोसिटीज है, कोलाइड होंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम। नहीं, उसी पे आ रहा हूं। अब आगे समझिए, जो मैंने आपको बताया अभी अभी कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जैसे सोडियम है 281 न्यूट्रल है। जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्या बचेगा, Na पॉजिटिव। क्या अब इसे न्यूट्रल कहोगे, क्या है ये, आयन, पॉजिटिव आयन। तो इस मेटल में ऑलरेडी और क्या भरे हुए हैं, एटम तो कहीं नहीं भाग गया, अपनी जगह ही है भाई। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, केवल फ्री है। साथ में कौन और है, पॉजिटिव आयंस। इस तरह से जगह जगह पॉजिटिव आयंस है, उनसे भी ये कोलाइड होंगे। तब भी करंट के रास्ते में क्या आएगी, ऑब्स्टिकल। दैट ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के आपसी कोलिजन से आए और चाहे वो आयंस के कोलाइड होने की वजह से आए, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कहीं भी कोई डाउट, फिर बोल रहा हूं, फिर सुन लीजिए। ईच एंड एवरी मेटल हैज free electrons which are moving randomly, so no current is flowing. Now we connect the metal with a cell and establish potential difference. Then electrons start to move from low potential to high potential and current start to flow. These electrons are moving with different velocity, so they will collide with each other and with positive ion. Due to this, obstacles comes in the path of current, which is called, इतना क्लियर हुआ आपको। अब आगे सुनिए, पहले इतना लिख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। अभी लिखवाओगे, आ जाएंगे। हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। Each metal consists of free electrons. These electrons moves with random motion. So no current is flowing in the metal. Is flowing in the metal. Now, on connecting a cell, potential difference established. And electron start to move from low potential to high potential. And current start to flow.
and current start to flow. These electrons are moving with different velocities so they collide with each other and with positive ions. So they collide with each other and positive ions. Hence, obstacle occurs in the path of current, which is called electric resistance. अब सुनिए, ये क्लियर हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटीज के एवरेज को क्या कहा गया है? इसी में आता है रिलैक्सेशन टाइम, जिसे कहते हैं टॉर्क, रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क से। आज के टॉपिक में इसका बहुत रोल है, वो समझिए। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में कोलाइड हो रहे हैं उस कोलिजन में उन्हें टाइम लगेगा। कोलाइड करेंगे, स्लो हो जाएंगे, फिर कोलाइड करेंगे, फिर स्लो हो जाएंगे, भागते बराबर रहेंगे। कहां से कहां? लो टू हाई। एवरेज टाइम टेकन इन कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड हो रहे हैं उन टाइमिंग्स के एवरेज को क्या कहा जाता है? तो ये लिख लीजिए, एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन between successive collisions is called relaxation time. अब मुझे यहां एक चीज बताइए, अगर इस मेटल का टेम्परेचर हम एक्सटर्नली इंक्रीज कराएं, समझना ध्यान से, मेटल का टेम्परेचर राइज कराएं, 32 से ऊपर ले जाएं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इन्हें क्या मिलेगी? एनर्जी। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो अगर इस मेटल का टेम्परेचर हम राइज कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी? एनर्जी। एनर्जी मिलेगी तो फास्ट भागेंगे, फास्ट भागेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड होंगे। सोच के देखो, पहले स्लो स्लो जा रहा था, बहुत देर में टकरा रहा था, अब ये तेजी से गया और जाके टकरा गया। तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे इनकी स्पीड इंक्रीज होगी, कोलिजन में टाइम कम लगेगा, पक्की बात।
इसका मतलब ये हुआ कि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ये टेम्परेचर के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों होता है, फिर बोल रहा हूं, फिर सुनिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, energy of electrons will they will move fast and collide randomly or very fast. So the time taken between collision, between successive collision will decrease. That is relaxation time will decrease. ठीक, तो इसे लिख लीजिए। On increasing temperature of the metal, energy of electrons will increase. They will move fast. So they will collide very fast, and time taken between successive collision will decrease. That is relaxation time will decrease. That is relaxation time will decrease. Torque inversely proportional temperature. अब सुनिए मैंने आपको ये क्यों बताया, क्यों मैंने आपको स्पेशली आज कहा कि क्या सीखिए आप, रिलैक्सेशन टाइम। देखिएगा बेटा, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपने सीखा है V इक्वल आई आर, एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है, वो ओम्स लॉ है। वहां तो धोखे से आग आ गया, एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं। रेजिस्टेंस का सही फॉर्मूला है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। पूरी इसकी एक प्रूविंग है, फिलहाल तो फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा। एम मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एल आप सब जानते हैं मेटल की लेंथ, एन पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, एन। ठीक, ई क्या होता था, एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टॉर्क अभी अभी सीखा, रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टेंस का सही फॉर्मूला ये है। अब इस पर डिटेल सुनिए। पहली, क्या आप एम को चेंज कर सकते हैं, नहीं। व्हाट इज एम, कांस्टेंट रहेगा। क्या आप एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन। हर मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। यहां थोड़ा सा डिटेल बता दूं, ये बताइए सबसे अच्छी मेटल कौन है जिसमें करंट सबसे अच्छा फ्लो होता हो? सबसे पहले नंबर पे कौन आती है? सिल्वर। नंबर 1 पे आती है सिल्वर, जिसमें करंट सबसे अच्छा फ्लो होता है। वजह क्या होगी? सबसे ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा होंगे रेजिस्टेंस उतना, ऑब्स्टिकल उतनी कम होगी, करंट सबसे ज्यादा फ्लो। तो सबसे अच्छी मेटल कौन सी है कंडक्टर्स में? सिल्वर। तो हमें एक काम करना चाहिए, बिजली के जितने भी वायर्स होते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, काय के बनानी चाहिए? सिल्वर। क्या होगा? तो सिल्वर का ऑप्शन हटा दिया गया। ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है कौन सी मेटल? कॉपर। सेकंड नंबर पे आती है कॉपर। आप सबने देखा होगा मोस्टली वायर कॉपर के बनते हैं जो घरों में लगते हैं, बाहर क्यों नहीं लगते? कॉपर भी महंगी मेटल है, चोरी हो जाएगी। ठीक। थर्ड नंबर पे आती है गोल्ड। थर्ड नंबर पे जो मेटल है जो सबसे अच्छी कंडक्टर है दैट इज गोल्ड। तो आप सब अंडरस्टूड है, गोल्ड घर में भी नहीं लगाओगे, बाहर भी नहीं लगेगा। और फोर्थ नंबर पे आती है एल्यूमिनियम। तो आपने देखा होगा अपने घर से लेके इस पूरे इंडिया में और बाहर भी जो वायर होते हैं वो या तो कॉपर के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं। वजह क्लियर है? वजह क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड और गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्या इसे चेंज कर पाओगे चार्ज को? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स होता है। तो चेंजेबल क्या क्या है? ठीक। तो सबसे पहले हम बात करें टॉर्क की। इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर। टॉर्क की हम बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात करेंगे? अब बताइए, अगर इस मेटल का टेम्परेचर राइज हो जाए तो टॉर्क पर क्या इफेक्ट आएगा? ये इंक्रीज हुआ, टॉर्क कम हो जाए, टॉर्क कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पक्की बात है? कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल अगर उसका टेम्परेचर राइज हुआ तो टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस, करंट के रास्ते में ऑब्स्टिकल बढ़ जाएगा। तो जहां भी आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे होगे जिसमें मेटल लगी होगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेलीविजन। आपने शायद ही देखा हो, पुराने जमाने में दादी बाबा के जमाने में टीवी जो होते थे वो शटर वाले होते थे। एक वुडन फ्रेम में टीवी को पैक किया जाता था और टीवी पीछे से इतना बड़ा होता था। इतना बड़ा टीवी तो देखा होगा आपने, पीछे से बड़ा होता था। उसमें क्या होता था, उसमें पीछे जितनी भी प्लेट लगी होती थी उन सब में मेटल का यूज होता था। हर चीज किसकी बनी होती थी? मेटल की। अब मेटल में क्या खराबी है, आपने देखा होगा बल्ब अपन कंटिन्यू जलाएं तो गर्म हो जाता है। कोई भी मेटल जब आप कंटिन्यू यूज करोगे तो गर्म हो जाएगी। आपने टीवी ऑन किया, 4-5 घंटे टीवी देख लिया, सारी मेटल पीछे क्या हो गई? गर्म। मेटल गर्म हुई तो क्या हुआ? टेम्परेचर हाई हुआ तो टॉर्क, टॉर्क कम हुआ तो इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि टीवी बंद हो जाएगा।
5 घंटे बाद वो टीवी चलना अपने आप बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब उसे ठंडा करेंगे। तो पहले यही होता था, अगर सुबह टीवी देख लिया तो दोपहर में टीवी नहीं आएगा, शाम को देख पाओगे, क्योंकि सारी मेटल्स को ठंडा होने में टाइम लगेगा। समझे बात को? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब डिवाइस आ गई सेमीकंडक्टर, जो कि आपके मोबाइल की जो सिम होती है उसके पीछे आपने देखा होगा मेटल लगी होती है, वो सेमीकंडक्टर होती है। सेमीकंडक्टर्स में उल्टा काम होता है, जितना टेम्परेचर राइज होगा रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। उल्टा होता है, वो जितने गर्म होंगे उनमें रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, तो करंट उतना ही ज्यादा फ्लो, अच्छा काम करेंगे। आप अपने घर के टीवी को खुला छोड़ दो, 1 हफ्ते बाद आओगे तब भी वो चलता मिलेगा, बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर राइज हुआ है उतना ही रेजिस्टेंस नीचे आया, करंट अच्छा फ्लो। ठीक, इसीलिए अब क्या हुआ, मेटल का साइज भी बड़ा होता था, सेमीकंडक्टर का साइज उससे बहुत छोटा होता है, तो टीवी कैसे होगा अब? फ्लैट। समझे बात को आप? तो फिलहाल हम जिस पे थे वापस आ जाए, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? देखो, रेजिस्टेंस टॉर्क के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और टॉर्क टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है ये सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? ठीक, कहीं भी 1% भी डाउट? रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर एनी मेटल, कोई भी मेटल लोगे उसमें यही होगा। अब याद करो ओम्स लॉ को। क्या था ओम्स लॉ? स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट क्या था ओम्स लॉ का? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था कि इफ देयर इज नो फिजिकल चेंज इन अ कंडक्टर, सबसे पहली लाइन थी, इफ देयर इज नो फिजिकल चेंज इन अ कंडक्टर then the ratio of potential difference and current remain constant। अगर एक मेटल की फिजिकल स्टेट में चेंज ना हो तो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश किया है वो, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो हुआ है वो, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उस कांस्टेंट को कहते थे रेजिस्टेंस। तो क्यों ये लाइन लगाई गई थी कि इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर? अगर फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई, टेम्परेचर राइज हो गया, तो रेजिस्टेंस, तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा? कब तक कांस्टेंट है? जब तक फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना। समझ में आई? चल, तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब समझो इस पे क्या पूछा जाएगा। सर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो पोजीशन ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए? नहीं, क्योंकि I इक्वल क्या है? Q बाय T, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो करंट भी। ठीक है, अब सुनिए इस पे क्वेश्चन कैसा आता है वो बताना। पहले एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो फिलहाल हमारे पास R के दो फॉर्मूले हैं, एक V अपॉन आई ओम्स लॉ और दूसरा बेसिक फॉर्मूला। ये है वोल्टेज, ये है करंट,
अगर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा ग्राफ आएगा? बेटा यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन। क्यों? यहां से V इक्वल क्या हो रहा है? IR, और R कैसा है? मतलब V और I कैसे हैं? जब दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है। ये मैंने दो ग्राफ बनाए, एक ग्राफ है मेटल A के लिए, दूसरा ग्राफ है मेटल B के लिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच मेटल हैज मोर रेजिस्टेंस, A और B? आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। विच मेटल हैज मोर रेजिस्टेंस, A और B? ठीक है, बताइए। रीजन? स्लोप। सही है, परफेक्ट रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी दो स्ट्रेट लाइन आए और आपको कंपेयर करना हो तो सही तरीका क्या है? V और I में से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? V अपॉन I। देखिएगा, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे किया। एक नहीं होंगे, दो होंगे। ये समझ में आया आपको? ये A के कोऑर्डिनेट्स है और ये B के कोऑर्डिनेट। दोनों में कौन सा कोऑर्डिनेट कॉमन है? X के Y। X कोऑर्डिनेट कॉमन हो गया, ठीक। Y कोऑर्डिनेट में किसका ज्यादा है? B का। मतलब अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो ये है वोल्टेज ऑफ B एंड ये है वोल्टेज ऑफ A, ठीक। रेजिस्टेंस V अपॉन I, इसमें से कौन आपने कांस्टेंट कर लिया? I। दोनों के लिए सेम कर लिया, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड हो गया? वोल्टेज। फिर समझिएगा, R इक्वल क्या है? V अपॉन I। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कब? when I is कांस्टेंट, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? B का। तो आप क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ B ग्रेटर देन। समझ में आई बात? तो मेथड क्या है? आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स बनाना है, कोऑर्डिनेट के बाद x कोऑर्डिनेट को हमेशा कैसा कर लेना है? कांस्टेंट। देखिए, अगर मैं एक ही बात करूं, इतना ही है x कोऑर्डिनेट, b की बात करूं तो भी यही है, जबकि y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो a ये है, b ये है। तो x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया, y कोऑर्डिनेट हमने देख लिया किसका ज्यादा है। उसके बिहाफ पर हमने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। क्लियर? अब सुनिए, इसी को मैं एक लेवल और ऊपर ले जाऊं। मैं आपसे कहूं बताइए बेटा इन दोनों में किसका टेम्परेचर ज्यादा है?
जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका टेम्परेचर, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। क्लियर है बात? अगर मैं सीधे पूछता कि बताइए किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप कहते यहां वोल्टेज दिया, यहां करंट, तो पूछा टेम्परेचर है, कोई रिलेशन ही नहीं है। समझे? तो रिलेशन कहां से आएगा? रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस से किस पे आओगे? टेम्परेचर। क्लियर है? बना लीजिए, पहले नॉर्मल ग्राफ बनाइएगा, फिर आंसर में कोऑर्डिनेट्स बनाइएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, विच मेटल ए और बी हैज मोर रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर? तो अब आराम से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आप लिखेंगे VB इज ग्रेटर देन VA। पहले ये लिखेंगे, ये हमें ग्राफ से पता चला। उसके बाद यहां से शुरू करेंगे, R इक्वल V अपॉन I, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। पहले ये लिखिएगा, फिर R इक्वल V अपॉन I, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, सो RB इज ग्रेटर देन R। RB ग्रेटर देन RA के बाद लिखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, सो TB greater than TA. Temperature of B is greater than temperature of A. ये बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, 1 मार्क्स में भी नहीं, 2 मार्क्स में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लिखना होगा तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, केवल कॉन्सेप्ट आपका देखा जाएगा। ठीक है? अब देखिए क्या किया जाएगा। मान लीजिए आपको एक कंसेप्ट आ गया, आपको सब कुछ आता है इस बारे में, आप क्लियर है बिल्कुल। हमने क्या किया एग्जाम में, बस इतना सा चेंज कर दिया। ठीक, अब बताइए अब कहानी क्या बनेगी। सबसे पहले यहां क्या लिखूं, VB या IB? अब करेंट लिया यहां IB, यहां तो कौन ज्यादा है? IB इज ग्रेटर देन, ये हमें कहां से पता चला? ग्राफ से। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, यही लगेगा। क्या कांस्टेंट कर लिया आपने? एक्स एक्सिस पे कौन है अब? वोल्टेज। तो अब वोल्टेज कैसा हो चुका है? कांस्टेंट। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आर और आई में अब क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसका करंट ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम। करंट किसका ज्यादा है?
बी का, तो रेजिस्टेंस बी का कैसा हो जाएगा? तो अब आंसर क्या होगा? समझ में आई बात? इन दो के अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन इस पे नहीं बन सकता। या तो आई को वी से चेंज करेंगे या वी को आई। क्लियर? कर लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी, तो आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए हो जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, केवल वी और आई की पोजीशन चेंज होगी। अपने हिसाब से लिख लेंगे आप आंसर। बस 5 मिनट और लूंगा, एक कॉन्सेप्ट और है। तो फिलहाल हम किसके बारे में सीख चुके हैं? रेजिस्टेंस का किससे रिलेशन? टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम। अब हम आते हैं एल और ए पे। जल्दी से बताइएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is 6 ohm. What will be the new resistance if wire stretch and its length become double? वैसे तो एक 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन इसे डिटेल में बताना जरूरी है। एक वायर का रेजिस्टेंस है 6 ओम, उसको हमने खींचा और खींचकर उसकी लेंथ कितनी कर दी? डबल। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कोई है आप में से जो बता पाएगा? बिल्कुल होगा। पहले इसका एक नॉर्मल आंसर देखें। रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड है? डायरेक्टली। आपने लेंथ को कितना कर लिया, तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाना चाहिए। बात खत्म हो गई। आंसर आया 0। आंसर आपने लिख दिया, आपको मार्क्स मिले 0। क्यों? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को किससे रिलेट किया? लेंथ से। हमने ये नहीं सोचा कि जब हम वायर को खींचेंगे तो वायर पतला हो जाएगा, मतलब साथ में क्या चेंज होगा? एरिया ऑफ क्रॉस। तो सबसे पहले की पॉइंट होता है इस क्वेश्चन का क्या? ऑन स्ट्रेचिंग द वायर इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया विल डिक्रीज बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम। खींचो चाहे कुछ करो, वॉल्यूम विल रिमेन, जितना मटेरियल था उतना ही रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो की पॉइंट लिखिए पहले, ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर area of cross section will decrease but volume will remain same.
अब यहां देखिए सभी लोग, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं, एरिया इंटू हाइट। देख सकते हैं वॉल्यूम का ये फॉर्मूला, एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ को कर लिया एरिया, और वायर में हाइट को क्या कहते हैं, लेंथ। तो A1 L1 इक्वल में, इतना क्लियर है। A1 एज इट इज, L1 की जगह लेंथ हमने इनिशियल क्या मान ली, L। A2 एज इट इज, नई लेंथ क्या है, लेंथ डबल हुई है। डबल हुई है मतलब L1 अगर L है तो L2 कितना है, 2L। क्या फायदा हुआ, L से L हो गया कैंसिल। A1 इज डबल ऑफ, इतना आपकी समझ में आया। तो हमें यहां से किसका रिलेशन मिल गया, एरिया का, जो हमारा छुपा हुआ पार्ट था। अब हम न्यूमेरिकल पे आए। आर के फॉर्मूले में R1 बाय R2 क्या हो जाएगा, क्या M में कोई चेंज आएगा, L को क्या लिखेंगे नीचे, NE स्क्वायर, ए की जगह टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, ऊपर NE स्क्वायर, काटा पीटी करने के बाद क्या बचेगा, L1 बाय A1 इंटू A2 बाय, ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। M से M, N से N, E से E, टॉक से टॉक, ठीक। L1 L, A1 कितना है, ट्वाइस ऑफ A2, A2 एज इट इज, L2 कितना है, ट्वाइस ऑफ L। क्या कैंसिल हुआ, ठीक। तो R1 बाय R2 कितना आ गया, 1/4। यानी कि R2 विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ R1। अब R1 कितना दिया था हमें, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर हम खाली लेंथ लेके चल रहे थे तो कितना आ रहा था, 12, रेजिस्टेंस डबल हो रहा था, जबकि एक्चुअल में कितना हो रहा, 4 टाइम, ठीक। तो ये तो एक न्यूमेरिकल था। अगर मैं इसे हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बनाऊं, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना कैसे बनेगा। एक वायर का रेजिस्टेंस है R1, आपने उसको स्ट्रेच किया और लेंथ बिकम n टाइम्स, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, 4 टाइम्स हो गई, n टाइम्स हो गई। n टाइम्स हो गई तो यहां क्या चेंज आएगा, यहां पे n आएगा, यहां पे भी n रखोगे, ठीक। जब यहां सॉल्व करोगे तो यहां n, यहां भी n, तो फाइनली n into n, n square, R2 will become n square times